ओम शांति। आदरणीय दादी जानकी जी, उनसे मेरे लौकिक पिताजी का बहुत प्यार था, क्योंकि जब जानकी दादी जी पुणे में रहते थे तो मेरे लौकिक पिताजी उनके पास गए थे और उन्होंने भोजन शुरू किया तो दादी जानकी जी ने कहा, उनको आनंद जी कहते थे वो, मेरे पिताजी को, आनंद जी तो आपने भोग लगाया? तो मेरे पिताजी ने कहा, जब खिलाता ही वो है तो भोग क्या क्या लगाना है। ये बात दादी जी, मेरे पिताजी तो शरीर छोड़ गए, कई स्थानों पर बताती थी कि एक आनंद जी था, वो ऐसे कहता था। इसी प्रकार से बस स्टैंड पर आनंद दादी जी और मेरे पिताजी खड़े थे। उन दिनों तो बस में जाना होता था, तो मेरे पिताजी उनसे पूछ रहे थे योग लगाने की, दादी गहन विधि क्या है। एक बस आई तो दादी जी ने कहा, तुम्हारी बस आ गई। बोले, नहीं, बस तो चली जाएगी और आ जाएगी, आप मुझे सुनाइए। ये बात भी दादी जी सुनाया करते थे। तो जब मेरा उन दादी जी से मिलन हुआ, मैं भी पूना गया था एक बार, तो दादी जी मुझे अनंत जी का बेटा कहकर समझ के विशेष ध्यान देते थे कि उसका बेटा है। तो इस प्रकार से दादी जी से मेरा थोड़ा सा समीप का संबंध हुआ। फिर तो मधुबन में दादी जी आ गए बाद में, और दिल्ली में कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता था तो हम उनको इनवाइट करते थे। तो अब तक उन्होंने किसी भी प्रोग्राम में आने से ना नहीं किया कि ये लोग कहते हैं तो ज़रूर महत्वपूर्ण कार्य होगा। लाल किले का कार्यक्रम हो या इंडिया गेट का कार्यक्रम हो, बाबा हमेशा कहते थे, दादी जी उसमें आते थे। अब मेरे साथ उनका जो विशेष अनुभव एक दो मैं सुनाता हूँ। एक बार मेरी किडनी में स्टोन हो गए थे तो मुझे अहमदाबाद में ऑपरेशन कराना था। तो वहाँ एक जर्मनी से स्पेशल डॉक्टर आता था, उन्होंने कहा वो ऑपरेशन करेगा। और वो ऑपरेशन उन्होंने किडनी को काट कर नहीं, लेकिन जैसे होता है कि अंदर ही अंदर पथरी को वो तोड़ देते हैं, उसको कहते साउंड वेव से। तो उस प्रकार का ऑपरेशन था। कंप्यूटर पर डॉक्टर खड़े थे और उन्होंने मेरे को साउंड वेव से ऑपरेशन करना शुरू किया। तो मैं तो समझता था कि ये ऑपरेशन में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये तो साउंड वेव है। लेकिन जब मैं लेटा तो साउंड वेव हथौड़े की तरह चलती, जैसे कोई किसी के अंदर हथौड़े मार रहा हो, और मेरे ब्रेन में वो सुनाई भी दे रही थी। तो मैंने सारा ज्ञान रिपीट कर लिया, सारा ड्रामा रिपीट कर लिया, ये देख सोच कर के मेरा ध्यान और तरफ जाए, लेकिन वो साउंड वेव बहुत स्ट्रांग थी। आखिर डॉक्टर को मैंने कहा तो उसने कहा, हम आपको इंजेक्शन तो लगा सकते हैं, लेकिन इस इंजेक्शन का कभी कभी रिएक्शन हो जाता है, दर्द कम हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे हाफ डोज इंजेक्शन का लगा दिया। मेरा ऑपरेशन हो गया। मैं फर्स्ट फ्लोर पे ऑपरेशन हुआ था, ग्राउंड फ्लोर पे हमारा ड्राइवर भाई खड़ा था अहमदाबाद का। मैं नीचे आके कार में बैठ गया। जो ही मैं बैठा तो मैं उछलने लगा खुशी से, ऐसे जो उछलता है। सार उसका ये है, इंजेक्शन ने रिएक्शन कर दिया था। फिर मुझे ऊपर ले गए, मेरे ऊपर 10-12 कंबल रखे, एक भाई को बिठाया, डॉक्टर ने कुछ एंटीडोट दिया। इस स्थिति में मैं अहमदाबाद के जो सेंटर है सुख शांति, रात को वहाँ पहुँचा। मैं हिल भी नहीं सकता था, इतना मेरा बॉडी के ऊपर उसका असर हुआ था, साउंड वेव का और इंजेक्शन का। उस समय दादी जानकी लंदन से आई थी, वहाँ पर सुख शांति में। मुझे देखा तो बोली, मैं मधुबन जा रही हूँ, तुम चलोगे? तो मैंने कहा, दादी जी मेरी तो हालत आप देखिए, मैं तो बाथरूम भी नहीं जा पा रहा हूँ। बोले, नहीं नहीं तुम चलो, बाबा मदद करेगा। अब दादी जी ने कहा था तो मैं बिल्कुल अपने आप को बहुत ताकत लगा के तैयार हो गया। दादी जी ने रात को ही कार में बैठना था तो मुझे भी बिठा लिया। तो मैंने देखा कि महसाणा आते आते मेरी वो जैसी सारी तकलीफ़ वगैरह दूर हो गई और मैं बिल्कुल बैठने लायक हो गया। फिर दादी जी शांतिवन है, उन दिनों शांतिवन तो बन ही रहा था। फिर उसके बाद दादी जी ने कहा, अभी ही ऊपर भी चलते हैं बाबा के घर। तो मैं जब माउंट आबू पहुंचा तो मेरे को सारा रोग वगैरह जैसे कुछ भी नहीं था। तब मैंने देखा कि ऐसी आत्माएं
जैसे कहते हैं उनके संग से भी शक्ति मिलती है, मुझे सचमुच बहुत ही शक्ति महसूस हुई। एक दूसरी घटना है कि दादी जी ने लंदन से दिल्ली आना था और मुझे भी लंदन से दिल्ली आना था। तो दादी जी का जो रेल बुकिंग था, एयर बुकिंग, वो बिजनेस क्लास में था और मेरा इकोनॉमी क्लास में था। एयर इंडिया का प्लेन था। तो दादी जी आ करके बैठे, मैं भी आया, तो मुझे बोले भाई तुम मेरे साथ ही बैठ जाओ। तो मैंने कहा दादी मेरा तो सीट बुकिंग पीछे है, को तुम बैठ जाओ जब तक। मैं बैठ गया। उसके बाद वो होस्टेस आई तो दादी जी ने कहा भाई को यहीं बैठे रहने दो, क्योंकि बिजनेस क्लास में सीटें कुछ खाली थी। मैं दादी के पास बैठा था। उसने कहा ये मेरी पावर में नहीं है, एक उस मेल पर्सन होता है इंचार्ज, वो करेगा। उस बहन ने जाके उस मेल पर्सन को भी कह दिए, वो आया, तब तक प्लेन पूरा क्लोज हो चुका था, तो सीटें खाली थीं। दादी जी ने बोला हाँ ठीक है, ये आपके साथ ही बैठे रहें। अच्छा, तो ये थी दादी जी की पावर। उसके बाद दादी जी बैठ गए, तो वहाँ फ्रूट वगैरह लाते हैं। तो मैं तो इकोनॉमी क्लास का पैसेंजर था, मेरा तो जो कुछ था पीछे आना था। तो दादी जी ने उस होस्टेस को कहा भाई को भी दे दो। अब वो चुपचाप उसने अब दादी के साथ मुझे भी दे दिया। मुझे कहा मैं पीछे सामान रखा हुआ था, तुम सामान भी आगे ले आओ। उसके बाद मैंने देखा दादी जी ने प्लेन में मेरे से बातें की। एक पहले तो ये कहा बृजमोहन कोई हंसी की बात सुनाओ। तो मैंने कहा देखो बड़ी दादी हैं, वो कह रही हैं हंसी की बात सुनाओ। तो मैं समझा कि दादी जी तो जितने भी भाई बहन ब्राह्मण हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहते हैं, सारे विदेशों के इंचार्ज हैं। लेकिन इनको एक प्रकार से जैसे दूसरी कोई दादी होती है मधुबन में, तो साथ मिलके मन बहलावा करते हैं। मैंने उनको दो चार हंसी की बातें सुनाई, फिर उन्होंने मुझे ज्ञान सुनाया। हम दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली पहुंचकर मैंने देखा व्हील चेयर पे होते हैं दादी जी, सारा प्लेन खाली हो गया, होस्टेसेस भी चली गई, वो होस्टेस खड़ी रही। अच्छा, उसने भी उतरना था, हम दादी जी ने लास्ट में उतरना था। तो दादी जी ने उसको ऐसे कहा, तो बहुत अच्छी है, उसको बहुत प्यार से कहा। वो खड़ी रही और जब तक दादी जी व्हील चेयर से उतरकर मैं उतरकर नीचे नहीं उतरे, वो ऐसी मंत्रमुग्ध हो गई थी कि दादी जी को देखते ही रहूं। तो तब मैंने देखा कि ऐसी आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, ना सिर्फ हर चीज़ उनके कंट्रोल में होती है, सरकारी रूल वगैरह कुछ भी हो, लेकिन वो उनके जितने भी अन्य लोग होते हैं उनकी आज्ञा मानते हैं और खुशी से मानते हैं। और उनका ऐसा मैग्नेटिक पुल होता है जिसके कारण से वो बहुत आनंदित फील करते हैं। वो चाहते हैं कि हम इनके साथ ही रहें। ये भी मेरा एक दूसरा अनुभव है। जब दादी जानकी जी ने शरीर छोड़ा, मधुबन में हम लोग भी थे, तो उस समय मुझे प्रेरणा आई कि दादी मुझे इतना प्यार करती थी और क्लास में भी जब आती थी तो कहती थी बृजमोहन कहाँ है। तो मैं बड़ा हैरान था कि मेरा नाम क्यों लेती हैं। एक दिन मैंने दादी जी से पूछ लिया कि दादी जी आप क्लास में मेरा नाम लेते हो, अन्य भाई भी तो होते हैं। बोली मैं इसलिए लेती हूँ कि तुम बड़े भाइयों में तुम ही हो जो मेरी क्लास में आते हो, इसलिए लेती हूँ। कहती मुझे कुछ भाइयों ने कहा भी है। तो मैंने कहा, फिर दादी जी बीच में अन्य भाइयों का भी नाम लेती थी, पर वो किसी कारण से ये करती थी। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो मेरे मन में बहुत जोर से प्रेरणा आई कि दादी जी का पोस्टेज स्टैंप निकलवाना चाहिए। इतनी बड़ी दादी है और इनका पोस्टेज स्टैंप निकलवाना चाहिए। 1994 में मैं ब्रह्मा बाबा का पोस्टेज स्टैंप निकलवाने के निमित्त बना था और मुझे पता है वो कितना डिफ़िकल्ट टास्क होता है। उनमें एक एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें तरह तरह के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं और वो कई सारे ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि हम धार्मिक लोगों का नहीं निकालेंगे, आदि आदि। उस वक्त भी बाबा ने मदद की थी और वो स्टैंप निकला था। तो मैंने कहा बाबा अब भी हैं, तो मैंने कहा क्यों ना कोशिश करें। तो मैंने रूल्स पढ़े, बहुत साल हो गए थे, 1994 और ये 2021 में शायद निकला है। तो मैंने रूल्स पढ़े तो उसमें लिखा हुआ था
कि किसी भी व्यक्ति का 10 साल से पहले जो शरीर छोड़ता है कोई स्टैंप नहीं निकलेगा सिवाय राष्ट्रपति के। ये रूल्स थे। फिर मैंने और अच्छी तरह रूल्स में पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि केवल आर्ट एंड कल्चर, म्यूजिक, इसमें स्टैंप निकल सकता है, एक्सेप्शन है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर म्यूजिक वाले तो 10 साल बाद पुराने ही हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस क्लॉज को लेकर के करते हैं। तो सारे रूल पढ़कर मैंने सोचा कि दादी जी के बारे में विदेश की बहनें ही जानती हैं ज़्यादा, तो मैंने अमेरिका की जुडी बहन, गायत्री बहन, उनको कहा कि अपनी भाषा में दादी जी का कल्चर के अंडर आप कुछ बनाइए। कल्चर में मैंने कहा योगा जो है भारत का बहुत प्रसिद्ध है विदेशों में, योगा को एक कल्चर ही है भारतीय कल्चर, इस तरह बनाइए। तो उन्होंने बहुत मदद की, 2-3 प्रकार के ड्राफ्ट बना के भेजे। फिर मैंने पोस्टल डिपार्टमेंट से डिस्कस किया तो उन्होंने उसको कुछ चेंजेस बताए। वो सब प्रोसेस करके हमने फिर स्टैंप के डिज़ाइन भेजने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ बुरहान भाई हैं मधुबन में, वो अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनसे कुछ डिज़ाइन बनवाए दादी के अलग अलग फ़ोटो के उसमें फ़ोटो में आंखें भी क्लियर आनी चाहिए, पोज अच्छा होना चाहिए। फाइनली कहने का भाव ये, हम लोग मिनिस्टर से मिलने की अपॉइंटमेंट ले रहे थे, उन दिनों इलेक्शन था, वो देर से आने थे, तो हम सोच रहे थे मिनिस्टर को मिलके कहेंगे। तो हमें पोस्टल डिपार्टमेंट से फ़ोन आया कि मिनिस्टर ने दादी जी का स्टैंप अप्रूव कर दिया। हम तो हैरान हो गए। हमने जुडी बहन को मुबारक दिया, बरहान भाई को मुबारक दिया कि उसने अप्रूव कर दिया बिना हमारे मिले ही। इसको कहते हैं दादी जी की शक्ति। फाइनली वो स्टैंप अप्रूव हो गया, फिर उसका डिज़ाइन अप्रूव हुआ। फिर सरकार जिसका स्टैंप निकालते हैं उसका ब्रोशर भी निकालते हैं लाइफ हिस्ट्री का, वो भी हमने बनाया। फिर विदेशी बहनों से अप्रूव कराया, वो भी निकला। फाइनली यानी जो अनएक्सपेक्टेड था, लगभग पॉसिबल ही नहीं था, वो कार्य भी बाबा ने कराया। और हमारी ये दादी जिसने देश विदेश में इतनी बाबा का नाम रोशन किया है, उनका स्टैंप निकला। फिर उसका इनॉग्रेशन कराना था, तो जैसे हमने ब्रह्मा बाबा का राष्ट्रपति से कराना था, हमने राष्ट्रपति जी को अप्रोच किया, उन्होंने भी मान लिया स्टैंप निकालने के लिए। परंतु उन्हीं दिनों में राष्ट्रपति बीमार हो गए, वो हॉस्पिटलाइज हो गए। हम सोच रहे थे कि स्टैंप जल्दी से लॉन्च हो जाए, क्योंकि विदेश की बहनों ने भी उसमें हिस्सा लेना था। फिर हमने एक था राष्ट्रपति के लिए वेट करो जब तक वो ठीक हो, फिर हमने उपराष्ट्रपति जी को अप्रोच किया, जैसे पीछे दादी की और शिव बाबा की पावर हो, उन्होंने भी मान लिया। आखिर उपराष्ट्रपति जी के द्वारा इस स्टैंप का लॉन्चिंग हुआ, रिलीज़ हुआ ऑफिशियली। उसमें स्टैंप मिनिस्टर भी आता है और इनवाइटेड गेस्ट कोरोना के कारण लिमिटेड थे, लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया। वो स्टैंप निकल गया, सारे ब्राह्मण परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। तो ये भी हम समझते हैं दादी जी की जो सेवाएं हैं, दादी जी की जो शक्ति है, उसको शिव बाबा ने एक प्रकार से रिकॉग्नाइज करा दिया भारत सरकार से। ओम शांति।